गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ दिस सीरीज। आज हम 11th क्लास का एक्सक्रीशन वाला चैप्टर करेंगे, जो चैप्टर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है कुछ एस्पेक्ट्स में, जहां पर आपका यूरिन फॉर्मेशन की बात चलती है। तो आज हम इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये जो कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है इसको बहुत ही ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बेटा, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है बेटा, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको। वन इज लेबल्ड एज असर्शन, सेकंड वन इज रीजन। ये रीजन और असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन जो स्टेटमेंट है हमारी वो क्या है, नेफ्रॉन आर ऑफ टू टाइप्स, कॉर्टिकल एंड जुक्स्टामेडुलरी बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशंस इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अभी और देखते हैं। दूसरा है आपका, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेलेज, वेरेज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैव लॉन्ग लूप ऑफ हेलेज। बेटा अब पहले, इससे पहले कुछ समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूं। देखो डायग्राम से अगर मैं समझाऊं आपको तो आप ऐसा समझो, मान लो ये आपकी कोई किडनी है, ठीक है ना, और ये उसके बाहर वाला पोर्शन हो गया ये कॉर्टेक्स वाला पोर्शन, और ये अंदर वाला हो गया हमारा मेडुला वाला पोर्शन। अब जरा हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। दो प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं, एक हमने पढ़ा अभी, एक होता है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है आपका जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब इनके बारे में बात करते हैं। देखो, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है वो कॉर्टेक्स के अपर पोर्शन से यहां से स्टार्ट होगा और ये इस तरीके से जाता है और ऐसे आपका जाके खत्म। मैं कैसे बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आई बात। दो डायग्राम देख लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और दूसरा होता है एक आपका ये यूं। तो ये हो गया आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, अपने आप चीजें अभी समझ में आ जाएंगी। ये हो गया आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और ये वाला जो हो गया ये हो गया आपका जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जो मेडुला वाला है। देखो एक छोटे से डायग्राम से आपको सब क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया, देखिए पहली बात जो आपको क्लियर हुई वो ये कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं आपकी, वो कॉर्टेक्स के अपर बॉर्डर से स्टार्ट होते हैं, मेडुला में थोड़े से जाते हैं। ये लोअर बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स से स्टार्ट होते हैं और मेडुला में डीप जाते हैं। इनका हेनलेज लूप जो होता है कॉर्टिकल वालों का वो छोटा होता है, इनका हेनलेज लूप जो होता है वो बड़ा होता है। ये स्लाइटली एंटर करते हैं, ये डीपर एंटर करते हैं, ये छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं, एज सच। तो अब यहां तक समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। थोड़ा एसी बढ़ा दूं बेटा। चलिए, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन ये कहता है दो प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं, सही बात है, बिल्कुल ठीक है, और उनके पोजीशन के हिसाब से दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है हमारी। यानी जो हमारा एजर्शन है वो सही है। रीजन, जक्स्टामेडुलरी जो होता है आपका वो शॉर्ट होता है। यहां मामला थोड़ा सा गलत दिखाई दे रहा है हमें। देखो कैसे, जक्स्टामेडुलरी तो लॉन्ग हो गए ना, ये तो लॉन्ग हो गए ना, शॉर्ट कहां से हो गई। तो ये वाली बात जो है बेटा गलत है आपकी। वेयर एज कॉर्टिकल वाले लॉन्ग नहीं बेटा, कॉर्टिकल वाले तो शॉर्ट होते हैं। तो आपका एजर्शन तो ठीक है पर रीजन जो है आपका गलत है। एजर्शन ट्रू, रीजन गलत, आपका आंसर ए हो जाएगा। सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आई बेटा, ठीक है ना। घबराना नहीं है, बने रहो साथ में, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने देंगे। बस आप हमारे साथ मेंटेन रखना अपनी सिंसियरिटी को। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है आपका, वो अगला क्वेश्चन है आपका जो कि है, ये कहता है कि फिगर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की ए टू डी, ये इसके अंदर लेबल किया गया हुआ है और आपको बता रहे हैं सेलेक्ट ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज देम एंड गिव्स देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस। ओके ठीक है, इसने बोला है हमको ये बताना है कौन सा क्या है, ठीक है। इसने बोला है बेटा सी जो है, ये सी वाला पार्ट ये हमारा मेडुला के ये पिरामिड्स के पास जा रहा है आपका। ये मेडुला वाला पोर्शन होता है, इनर जोन ऑफ द किडनी होता है एंड कंटेंट कंप्लीट नेफ्रॉन। नहीं बेटा, इसमें कंप्लीट नेफ्रॉन्स नहीं होते हैं। किडनी के डायग्राम के बारे में पता है आपको, शायद अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको कि बेटा अगर हम किडनी को काटे तो ये वो तो बात है ही कि आउटर एरिया आपका कॉर्टेक्स कहलाएगा और जो इनर एरिया होता है वो आपका मेडुला कहलाता है। तो कॉर्टेक्स होता है और ये मेडुला होता है। अब क्या हुआ बेटा, अब ये हुआ कि ये इसके अंदर पाए जाते हैं रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड का जो बेस होता है वो थोड़ा सा फैला हुआ सा होता है और इसको बोलते हैं हम रीनल पैपिला। ये कहलाता है आपका रीनल पैपिला।
इससे बेटा इस तरीके से पतले पतले ये पाइप से निकले रहते हैं। इन पतले पतले पाइपों को हम क्या कहते हैं बच्चे? माइनर कैलिक्स। ये कहलाता है आपका माइनर कैलिक्स। दो दो माइनर कैलिक्स या तीन तीन माइनर कैलिक्स आपस में जुड़कर एक कॉमन बड़ा पाथवे बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा मेजर कैलिक्स। माइनर और मेजर कैलिक्स आपस में मिलकर एक कॉमन एरिया बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं बच्चे? रीनल पेल्विस। और ये रीनल पेल्विस इस तरीके से बाहर निकल जाता है, और ये पाइप जो है, इस पाइप का नाम क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका यूरेटर। चीजें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन वाली बात बच्चे? ठीक है बच्चे, तो यहां तक कहानी आपको क्लियर हो गई। अब इसके हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसने बोला कि बेटा यहां पर होता है, तो ये वाली बात तो खत्म है, यहां पे ज्यादातर नेफ्रॉन नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे यहीं पे ही होते हैं। डी जो पोर्शन है वो आपका कॉर्टेक्स है, आउटर पार्ट ऑफ द किडनी है, एंड डू नॉट कंटेन एनी। यहां तक तो बात सही थी। अब इसने बोला डू नॉट कंटेन एनी नेफ्रॉन, ये वाला बात जो है वो गलत हो गया, क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में कॉर्टेक्स वाला पोर्शन के अंदर हमने देखा कि भाई नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उसके पार्ट हमने पढ़ा था भाई, कॉर्टिकल नेफ्रॉन पढ़े थे ना। तो ये वाला पोर्शन जो है वो आपका हो गया गलत। अब आ जाओ सी पर। सी से बोला है ए है एड्रिनल ग्लैंड। यहां तक तो बात समझ में आ रही है कि ये जो ए है ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, जो किडनी के ऊपर होती है, लोकेटेड एट द एंटीरियर एंड ऑफ द किडनी। ये बात भी सही है। और सिक्रीट करती है कैटेकोलामाइंस विच स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। ये बात सही है बेटा। जो एड्रिनल ग्लैंड है ये आपकी क्या करती है? इससे आपके कैटेकोलामाइंस, ये हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं जो रिलीज होते हैं आपके, और ये आपके ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म के लिए, उसके जो है ब्रेकडाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बात तो यहां तक ठीक है। डी ऑप्शन को देखते हैं। डी ऑप्शन है कि बी पार्ट जो है वो है बेटा पेल्विस। नहीं बेटा, यहां पर है रीनल पेल्विस। ओके, ब्रॉड फनल शेप होती है, इनर टू हाइलम होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लूप ऑफ हेनले। यहां तक तो बात सही थी, पर ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू लूप ऑफ हेनले नहीं होती है। ये वाला पोर्शन लूप ऑफ हेनले से कनेक्टेड नहीं होता, वो तो यहां पर होता है बेटा। सही है ना? जहां नेफ्रॉन होंगे वहां होगा ये। क्लियर है? तो इसलिए इस चीज को हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये इससे कनेक्टेड होगी। ठीक है बेटा, तो इसलिए आपका जो आंसर है, क्योंकि ये भी गलत था, ये भी गलत था, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड की इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। सही है बच्चे? चलिए आगे बात करते हैं अब हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड्स? कौन रीनल पिरामिड्स के पार्ट नहीं है? देखो बेटा, होता क्या है आपका? होता यह है आपका कि अगर मैं नेफ्रॉन के डायग्राम की बात करूं, सही ना, तो क्योंकि नेफ्रॉन के डायग्राम का इस्तेमाल होगा अभी, आपका क्या होता है, ये इस तरीके से बोमेंस कैप्सूल होता है, फिर ये इस तरीके से कॉइल्ड पार्ट्स होते हैं, फिर यहां से फिर से ऐसे कॉइल्ड ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये आपका इस तरीके से आगे कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है ना? ये डायग्राम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस डायग्राम में अभी और भी क्वेश्चन आपके अगर आए तो क्लियर हो जाएंगे। सही है ना? ये जो हिस्सा होता है, ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं बच्चे बोमेंस कैप्सूल। ये कहलाता है आपका बोमेंस कैप्सूल। और ये जो बोमेंस कैप्सूल है, इस बोमेंस कैप्सूल में अगर हम देखें तो ये आपका क्या होता है बेटा? ग्लोमेरुलस। और ये वही है जिससे जितना भी फ्लूइड होता है वो आपका बोमेंस कैप्सूल में एंटर मारता है। क्लियर है? ये जो इतना पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल समझ में आई बेटा? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका हेलेज लूप। ये हो गया हेलेज लूप। ये हेलेज लूप में नीचे जाने वाला डिसेंडिंग लिम्ब, ये ऊपर आने वाला असेंडिंग लिम्ब। क्लियर है बेटा? और ये आपका डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। समझ में आई बात? ये आगे वाला प्रॉक्सिमल वाला कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डिस्टल वाला कॉन्वोल्यूटेड, और ये हमारे क्या हो जाती है बेटा? यहां पर ये कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन कितने होते हैं? लगभग 10 लाख पर किडनी। तो बॉडी में कितने हो गए? ये हमारे 20 लाख। क्लियर है बेटा? बॉडी में कितने हो गए? 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गए 20 लाख हमारी बॉडी में। अब इसने देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में इसने बोला है कि जो रीनल पिरामिड्स होते हैं उसके अंदर क्या नहीं होता है?
पिरामिड सबको समझ में आ रही है बेटा, वो जो ऐसे पिरामिड से हमने बनाए थे इस तरीके के, सही ना। कलेक्टिंग डक्ट होती है, लूप होता है, कैपिलरीज होती हैं, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होते हैं बेटा, ये जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है ये इसके अंदर नहीं होते, ध्यान रखना इस बात को, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। कैपिलरीज का मतलब क्या होता है बेटा, कैपिलरीज का मतलब होता है इसके आसपास इस तरीके से घूमे हुए पोर्शंस, और इसी में नहीं, बहुतों के अंदर ये अलग अलग पार्ट में रहते हैं। कॉन्वोल्यूटेड पार्ट जो होता है, ये कॉन्वोल्यूटेड पार्ट इसके अंदर नहीं पाया जाता है, ये बाकी पार्ट सब पाया जाएगा, कॉन्वोल्यूटेड ये जो उलझा हुआ पोर्शन है ये इसके अंदर नहीं होता है, यानी आंसर इसका बेटा बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जो अभी हमने पढ़ा, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कौन से होते हैं बेटा, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं जो आपके नीचे साइड से कॉर्टेक्स के लोअर बॉर्डर से होते हैं, हेनलेज लूप बड़ा होता है और डीपर अंदर चला जाता है ये मेडुला के अंदर। यहां तक हमने बात पढ़ी थी बेटा, कोई दिक्कत? चलिए, तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं द कॉलम ऑफ बर्टीनी। कॉलम ऑफ बर्टीनी क्या होता है बेटा, कॉलम ऑफ बर्टीनी, ये जो स्पेस होता है, ये जो इन दोनों के बीच का स्पेस होता है, ये होता है बेटा कॉलम ऑफ बर्टीनी, जिसको हम रीनल कॉलम भी कहते हैं। और एक बेहद पते की बात बताऊं बेटा, वो ये है कि हमें देखने में ऐसा लगता है कि ये मेडुला का पार्ट है, पर ये बेटा किसका पार्ट होता है, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स होता है। ये हमारा कॉर्टेक्स का पार्ट होता है जो अंदर तक डीपर एंटर कर चुका होता है। भाई ये जो हमारी फिंगर है, अगर मैं इसको इस बोर्ड के अंदर ऐसे डाल दूं तो ये बोर्ड का पार्ट थोड़ी ना हो जाएगा, ये मेरे हाथ का पार्ट है जो इसके अंदर एक्सटेंड कर गया है। तो ये बात आपको ध्यान है। तो रीनल कॉलम समझ में आ गया बेटा क्या होता है, क्लियर है बच्चे? चलिए, तो यहां तक कहानी हो गई हमारी। तो ये जक्स्टामेडुलरी जो है आपका, वो आपका लोकेटेड होते हैं इसके अंदर। ये बात सही नहीं है बेटा, ये गलत है, ये इसके अंदर नहीं होते, बाहर की साइड में। रीनल कॉर्पसस ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ द मेडुला। ये मेडुला के बाहर पाए जाते हैं, मेडुला के बाहर बेटा, मेडुला के बाहर नहीं होता, उससे कनेक्टेड होते हैं और फिर जाके वो अंदर जाते हैं। समझ में आई बात? लूप ऑफ हेनलेज ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन रन डीप इनटू द मेडुला। लूप ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, उसका हेनलेज लूप है, ये डीपर चला जाता है। अभी तक तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रही है, ये वाली ये स्टेटमेंट सही लग रही है, तो ये तो सही लग रही है। चौथी और देख लेते हैं, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स आउट नंबर्स द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसने बोला कि ये बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ये जो है स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट गलत, क्योंकि ये आउटर पोर्शन पे नहीं होती है, इनर पर होती है आपकी, और ये जो होता है ये इसके अंदर नहीं होते हैं, यानी ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर सी। सबको समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा सा डायग्राम है, चीजें देखनी है, एनसीईआरटी के डायग्राम से एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाला। तो ये थोड़ी चीजें ना डायग्राम के हिसाब से रिलेट करके देखना कि कहां पर क्या चीज कैसे आ रही है। अगले के बारे में बात करते हैं हम। अगले के बारे में अगर समझाऊं आपको तो पॉइंट ये है बेटा कि हमारे पास गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, हमारे पास दो स्टेटमेंट दी गई हैं, एक एजर्शन है एक रीजन है, हमें बतानी है कौन सी क्या खेल है। देखो बेटा, अब जरा इसके बारे में बात करते हैं। इसने बोला असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप इम्परमिएबल टू वाटर एंड अलाउड ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो अभी हमने हेनलेज लूप पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ये जो हेनलेज लूप होता है जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है, ये इसका नीचे आने वाला डिसेंडिंग लिम्ब कहलाता है और ये ऊपर की तरफ जाने वाला असेंडिंग लिम्ब कहलाता है। यहां तक कहानी समझ में आ गई? अब आ जाओ आगे। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है ना बेटा, ये डिसेंडिंग लिम्ब ध्यान रखना, ये डिसेंडिंग लिम्ब हमारे वाटर के लिए परमिएबल होता है, ये वाटर के लिए परमिएबल नहीं होता है। पर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कोई भी आयंस हैं, वो बड़े आराम से इससे अंदर एंटर कर जाते हैं, आयंस बड़े आराम से आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात बेटा किसी को? तो आयंस बड़े आराम से इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। तो वही वाली बात इसने कहा है, यानी पहली जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है इसकी। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना? अब आ जाओ दूसरी पे, अब आ जाओ इसके रीजन पे। रीजन है हमारा डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स। इफ्लक्स मतलब बाहर जाना, यानी कि एग्जिट, सही ना, ये बाहर जाना है,
ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी फ्लूइड, बिल्कुल सही बात है बेटा। ये हमें साफ साफ दिखता है कि ये हमारे आयंस बाहर जाते हैं, जब बाहर जाएंगे तो हमारा बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये बात ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है जब भी ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने की बात आती है, वाटर की एंट्री यहाँ करवा दी, मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट यहाँ से करवा दिया, यहाँ से नहीं करवाया, इधर से इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए काम करा, यानी ये बात बिल्कुल ठीक है। एजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, एजर्शन भी ठीक, रीजन भी ठीक। तो बेटा आंसर हमारा सी हो जाएगा। दोनों ही सही है और दोनों ही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक दूसरे का। समझ में आया? ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। अगले पर आ जाओ बेटा। अगला है हमारा द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट। डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल टू वाटर होता है बेटा, अभी अभी मैंने बताया ये इम्परमिएबल नहीं होता, ये परमिएबल टू वाटर होता है, यानी ये स्टेटमेंट हो गई गलत। असेंडिंग लिम्ब होती है परमिएबल टू वाटर, अब ये बात भी गलत हो गई, ये इम्परमिएबल होता है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। इसने बोला कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होता है बेटा, इससे वाटर जाएगा, सिर्फ वाटर, ओनली वाटर, इलेक्ट्रोलाइट नहीं जाते हैं। तो तीन जब गलत है तो चौथा ही आंसर होना चाहिए, पर फिर भी एक बार पढ़ लें कि सही कह रहा है कि नहीं। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वाटर ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, तो ये बात तो हमें साफ साफ पता है कि ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, पानी इसमें नहीं जा रहा है। ये हमने देखा, यहां से पानी नहीं जा रहा है, यहां से सिर्फ पानी जा रहा है, यहां से पानी को छोड़ के सब जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर बेटा, सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रिमूवल ऑफ पीसीटी, 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 पीसीटी का मतलब क्या हो गया आपका? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कौन से थे बेटा? जो हेनलेज लूप से पहले वाले थे। इसने बोला अगर हम इसे किसी से इसको हटा देते हैं तो क्या होगा बेटा? उसको हटा देंगे तो क्या होगा आपका कि उसमें है क्या? नो चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेफ्रॉन का पार्ट हट जाए और यूरिन पे इफेक्ट ना बने। नो यूरिन फॉर्मेशन, नहीं बेटा, यूरिन फॉर्मेशन तो होगा, पीसीटी अपना काम नहीं करेगा, यूरिन तो बनेगा, बस पीसीटी वाला पोर्शन अपना काम नहीं करेगा। हेनलेज लूप डीसीटी वाला पोर्शन तो काम करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी आएगा। तो यूरिन तो बनेगा पर यूरिन की क्वालिटी में वेरिएशन होगा। क्या होगा? मोर डाइल्यूटेड न्यू यूरिन और मोर कंसंट्रेटेड यूरिन। बेटा कंसंट्रेटेड तब होगा जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। पीसीटी का काम ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा ना, जो पानी को है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ये थोड़ा बहुत कर पाएगा। अब वही पोर्शन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? वो आपका डाइल्यूट हो जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसे समझो आप, कि मेनली जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो लेना देना होता है यहां से। देखो 180 लीटर यूरिन बनता है, जो ग्लोमेरुलस है उससे जो फ्लूइड आता है वो 180 लीटर आता है, पर हमारी बॉडी से कितना निकलता है बाहर? लगभग लगभग 1.5 से 2 लीटर के आसपास, यानी 178.5 लीटर एब्जॉर्ब हो जाता है वापस। और ये एब्जॉर्ब होके कहां जाता है? हमारे फ्लूइड के अंदर। ये 24 घंटे की बात चल रही है, मल्टीपल सर्कुलेशंस में टोटल किडनी में आया, फिर एब्जॉर्ब, फिर आया, फिर एब्जॉर्ब, फिर आया, फिर एब्जॉर्ब, और वेस्ट बाहर गया, बाहर गया, बाहर गया। तो इन सभी साइकिलों में 1.5 लीटर बाहर जा पाता है और बाकी सब अंदर आ जाता है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात? अब आओ आगे। अब ये है कि इसमें से मेनली एब्जॉर्प्शन का काम होता है आपके हेनलेज लूप में, यहां से होता है आपका थोड़ा एब्जॉर्प्शन। अब ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था, ये एब्जॉर्प्शन जब हो नहीं पाएगा तो अब पानी यहां जाएगा आपका अंदर, पानी जाएगा, पानी के साथ अगर किसी चीज के अंदर पानी प्रेजेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो तो डाइल्यूट कंडीशन ही बना देता है ना। तो इस तरीके से आपको पता लगता है कि भैया वो डाइल्यूट कंडीशन के साथ है। क्लियर है? यानी यूरिन आपका डाइल्यूट बन जाएगा ज्यादा। क्लियर है बच्चे? कोई कंफ्यूजन? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन? सही कौन सा है? सबसे पहले वर्ड आते हैं पोडोसाइट्स। देखो अब जरा मैं समझाता हूं आपको। ये क्या है बच्चे आपका? ये है आपका, ये है आपका क्या? बॉमेंस कैप्सूल। ये आपका है बॉमेंस कैप्सूल। और ये क्या है बेटा? ये है आपका ग्लोमेरुलस। यहां तक कहानी समझ में आई? ग्लोमेरुलस का जो फ्लूइड है वो बॉमेंस कैप्सूल में आता है, और जिसके फ्लूइड को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और उसके आने के प्रोसेस के स्पीड को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस, और जिस हिसाब से आ रहा है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, जो 180 लीटर होता है, ठीक है ना, 24 घंटे में।
अब मैं जरा इसकी लेयर को देखूं बेटा, क्या है ये क्या है आपका, ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस, और ये जो नीचे है ये क्या हो गया आपका बोमेंस कैप्सूल। क्लियर है? अब जरा समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो इधर का फ्लूइड है, जो इधर का फ्लूइड है, वो इधर का फ्लूइड आपका इधर आएगा, सही है ना? तो अब होगा क्या आपका, होगा ये आपका कि ये जो बोमेंस कैप्सूल है इसमें पाई जाती है यहां पर ये सेल्स। ये जो सेल्स होती हैं, इन सेल का नाम होता है पोडोसाइट्स। इनके बीच में जो गैप होता है, इस गैप का नाम होता है बेटा स्लिट पोर्स। क्लियर है बच्चे? यहां पर ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप किसका है आपका, ग्लोमेरुलस का। इसका क्या नाम होता है बेटा, इसका नाम होता है फेनेस्ट्रा। तो अगर मैं बोलूं फ्लूइड कहां से कहां आ रहा है, तो वो आ रहा है आपका, पहले आ रहा है आपका यहाँ पे ये फेनेस्ट्रा से, बीच में जो स्पेस है उस स्पेस के बाद से स्लिट पोर्स जो पोडोसाइट्स के बीच में, और आके आपके बोमेंस कैप्सूल में एंटर कर जाते हैं। इतनी सीक्वेंस सबको समझ में आ गई? अब आ जाओ आगे। पोडोसाइट्स क्रिएट माइन्यूट स्पेस स्लिट पोर्स फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द बोमेंस कैप्सूल। ये बात हमें बिल्कुल अभी तक तो सही लग रही है। हेलेज लूप मोस्ट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मेजर सब्सटेंस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में सबसे ज्यादा जो मेजर सब्सटेंस है वो इसमें से एब्जॉर्ब होता है, ये कह रहा है। ऐसा नहीं है बेटा, इसके अलावा और डिपेंड करता है ये कहां कहां हो रहा है। डीसीटी में एब्जॉर्प्शन होता है आपका, इसमें पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसमें पानी मेनली एब्जॉर्ब किया जाता है बेटा, है ना। बाकी आयंस वगैरह ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होते। जो डीसीटी होता है इसमें रीएब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन इनटू द सराउंडिंग ब्लड वेसल। पोटेशियम बोला है बेटा, पोटेशियम नहीं, स्पेशली सोडियम होता है, अभी बात करेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। अफरेंट आर्ट्रियोल जो लेके आ रहा है द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टूवर्ड्स द रीनल वेल, नहीं बेटा नहीं। ये आने वाला अफरेंट, ले जाने वाला इफरेंट, ये दो पोर्शन होते हैं। इधर से आया ये अफरेंट कहलाएगा, ये आपका इफरेंट। इसका वेन से लेना देना नहीं है, ये तो इसके बोमेंस कैप्सूल में जाएगा। तो ये इधर से आया और इधर चला जाएगा, तो ये रीनल वेन के हिसाब से गलत दे दिया। तीन स्टेटमेंट गलत है, तो ऑब्वियस सी बात है पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट in regard to the excretion by the human kidney is correct। इसने बोला है जो ह्यूमन किडनी है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी ठीक है। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल, अभी अभी बताया बेटा वो परमिएबल होती है, ये स्टेटमेंट गलत। डीसीटी इज इनकेपेबल ऑफ बाइकार्बोनेट, नहीं बेटा बाइकार्बोनेट वो बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है। डीसीटी कौन सा, जो डिस्टल वाला पार्ट था, हेनलेज लूप के बाद वाला पार्ट था। नियरली 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। यस, ये बात तो है। जितने भी रीनल के ट्यूब्यूल्स हैं, आपके पाइप्स हैं, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, हेनलेज लूप्स हो गया, इनके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनलेज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट यहां से जाते हैं, यानी ये परमिएबल है। तीन स्टेटमेंट गलत, चौथी आपकी बिल्कुल ठीक, तो यही आपका आंसर नंबर सी। क्लियर है बच्चे? कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बताइए, ठीक है ना। साथ के साथ कर रहे हैं, घबराने की जरूरत है नहीं बेटा। देखो थोड़ा सा बोरियत सी लगती होगी, बोरियत इन द सेंस ये कि यार अब क्या होगा, इफ एंड बट्स में आप फंसे हुए होंगे। इफ एंड बट्स में फंसने की जरूरत नहीं है। दुनिया का हर बच्चा जो आपका नीट की तैयारी के लिए डेडिकेटेड है, हर बच्चा दोबारा से रीट का एग्जाम देगा। जब री नीट दोबारा से एग्जाम देना ही देना है तो सोचना क्यों है? वो भी तो नहीं सोच रहे, वो भी तो लगे पड़े हैं ना। जब वो लगे पड़े तो तुम क्यों सोच रहे हो? जब करना है तो करना है ना। बोलते हैं ना, जब ओखली में सर दे ही दिया तो मुंह सर से क्या डरना। जब तुम्हें अब रीनीट देना है तो फिर इफ एंड बट की ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो इसमें सोचने की क्या जरूरत है? सोचने की जरूरत है ही नहीं बेटा, सोचो ही नहीं। आराम से क्लियरली जो सामने है उसको करो, आराम से चीजें हो जाएंगी बेटा। सही है ना? चलिए समझते हैं आगे। स्टेटमेंट इसने दी है बेटा, दो स्टेटमेंट आपको बतानी है, कौन सी क्या सही कौन सी गलत। कंसंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म्ड ड्यू टू काउंटर करंट मैकेनिज्म, बात सही है बेटा। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? ये जो आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म कहां होता है? ये जो हेनलेज लूप में होता है।
काउंटर करंट का मतलब, काउंटर का मतलब होता है अपोजिट और करंट का मतलब हो गया फ्लो। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी मैकेनिज्म जो अपोजिट डायरेक्शन में जब फ्लो हो रही हो तो उस दौरान हो रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो। अब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो का हिसाब क्या हो गया बेटा, वो समझो आप, वो ये है आपका कि अगर इधर आपका इस तरीके से कोई फ्लूइड आ रहा है तो ये आपका इस तरीके से जा रहा है, इधर से आया इधर से चला गया, तो ये नीचे, ये एक तो डायरेक्शन ये हो गई अपोजिट। दूसरी क्या है बेटा, इसके आसपास क्या होती है आपकी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल से कोई चीज इंप्योरिटी इसके अंदर जा रही है तो बेटा उसकी प्योरिटी एब्जॉर्ब होकर वापस भी तो आ रही है, तो यहां पे भी डायरेक्शन आपकी फ्लो हो गई। क्यों होता है ये आपका अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इस दौरान हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब करना होता है। कैसे एब्जॉर्ब करना होता है, उसके लिए ये वाला जो पार्ट होता है ये तो आपका वाटर को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ही रहा है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और जब ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो अब होगा क्या आपका, कि जब ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो जो इसके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन आयंस को, वो आयंस को एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करा जाता है। कहां पहुंच जाते हैं ये बेटा, ब्लड में। और हमारा ब्लड जो होता है अपनी उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए पूरी कोशिश करता है। तो जब एक्स्ट्रा आयन वहां पे स्पेशली सोडियम और क्लोराइड आयंस वहां पहुंच जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा जब पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, वो जो सॉल्यूशन है वो आपका हाइपरटोनिक बन जाएगा। अब उस हाइपरटोनिक को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा वाटर यहां वाले से एब्जॉर्ब होता है। यहां से अगर 100 लीटर एब्जॉर्ब होता है अब 120 एब्जॉर्ब होगा, यानी एक्स्ट्रा प्रेशर यहां पुटअप होगा। तो वो वहां से पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो ये उसके ब्लड के अंदर उसकी जो टोन है उसको वो हाइपरटोनिक कर देते हैं। सॉल्यूट वहां ज्यादा हो जाता है, सॉल्वेंट कम। तो अब उसको बैलेंस करने के लिए इस वाली साइड का जो सॉल्वेंट है यानी वाटर है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होकर वहां जाएगा और ब्लड को न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। इस तरीके से सिस्टम होता है बेटा, क्लियर है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प इन टू मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ये बात हमने बिल्कुल सही करी बेटा कि ये आपकी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो अब देख लेते हैं क्या है। पहली स्टेटमेंट सही, दूसरी गलत, ऐसा नहीं है, दोनों सही है। पहली गलत, गलत, ये भी सही, ये भी सही, ये बिल्कुल ठीक है, और ये है ये इनकरेक्ट। नहीं बेटा, आपका आंसर सी हो जाएगा, दोनों ही सही हैं। सही है बच्चे, क्लियर है। तो सबको टॉपिक क्लियर है बेटा, सही है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाने के लिए बेटा कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है बेटा वो कंसंट्रेशन के लिए नहीं होता है। हाइड्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है, वाटर से रिलेटेड होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब समझ रहे हो कि जो ग्लोमेरुलस है उस ग्लोमेरुलस का फ्लूइड जो है वो बोमेन्स कैप्सूल में आ रहा है, नो डाउट आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, आ रहा है। वो इधर से इधर फ्लो करवाने के लिए, कंसंट्रेट बनाने के लिए नहीं होता, यानी ये स्टेटमेंट तो गलत है। लो लेवल्स ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। लो लेवल्स ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन से होते हैं बेटा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये आपका पिट्यूटरी से निकलता है और ये क्या कर रहा है आपका, ये जो एडीएच है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये क्या कर रहा है, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपका बेसिकली वाटर को रीएब्जॉर्ब कर रहा है ना। अब जब ये वाटर को ज्यादा ज्यादा रीएब्जॉर्ब करेगा, किससे ये आपका एब्जॉर्ब करेगा, नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन से ज्यादा रीएब्जॉर्ब करेगा तो पानी के अंदर, इससे पानी निकला तो ये पानी कहां गया, ब्लड में, तो ब्लड के अंदर पानी जो है वो ज्यादा आ जाएगा तो वो आपका डाइल्यूट फॉर्म में रहेगा कि नहीं रहेगा। चीजें क्लियर है बेटा, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं ना। तो उसके अंदर जब रहेगा तो आपका जो यूरिन है वो आपका थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो उसके अंदर थोड़ा कम हो जाएगा। ये स्टेटमेंट अभी तक तो सही लग रही है। जब ज्यादा होगा तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन, कम होगा तो कम एब्जॉर्प्शन। अब मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी। ये कह रहा है कि भैया ये क्या मेंटेन करता है आपका, ये पहले आप मेंटेन करवाओगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करवाओ, उससे हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होगी, किडनी के अंदर जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूरिन होगा और फिर वो आपका बाहर निकाला जाएगा। बात ये भी ठीक है,
दोनों में देखा जाए तो क्या होता है, दोनों इसने बोला कि अकेला ये रेस्पॉन्सिबल है, और यहां पर देखा ये कोई सारे फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर, चाहे वो एडीएच हो, चाहे वो परमेबिलिटी हो, चाहे वो मेम्ब्रेन की कैपेबिलिटी हो, कुछ भी हो, वो सारे फैक्टर्स मिला के उसके अंदर हाइपर ऑस्मोलिटी मेंटेन करते हैं। तो है दोनों ठीक, पर अब दोनों में से ज्यादा बोलें तो सेकंड वाला ऑप्शन यानी सी वाला ऑप्शन ज्यादा ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं एक बार, सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। बेटा एरिथ्रोपोइटिन क्या है, ये किडनी से निकलता है आपका, और ये आपका एरिथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये आरबीसी फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है ना, ये आरबीसी फॉर्मेशन का रेस्पॉन्सिबल, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। 3 आंसर नहीं है तो चौथा ये वाला आपका सी, यही आपका आंसर होगा, तो सी आपका आंसर है बेटा। क्लियर, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है बच्चे, ठीक है ना। चैप्टर को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, हल्का सा थ्योरी वाली अगर नहीं आपने देखा है तो हमारे चैनल पर ही हमारी जो है इसकी थ्योरी की जो लेक्चर है वो पढ़े हुए, उसको आप देखेंगे, चीजें समझ में आएंगी आपको, ताकि आपको चीजें थोड़ा मेंटेन रहे, पता लगे कि बेस क्या चल रहा है। साथ के साथ में यहां भी समझा रहा हूं, इफ हेनलेज लूप वर अपसेंट, इसने बोला है भैया हेनलेज लूप अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। देर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन, बेटा यूरिन तो बनेगा पर वो जो कंसंट्रेशन हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, तो इसका आंसर ये यूरिन नहीं बनेगा, ये तो गलत हो गया, यूरिन तो बनेगा। देर विल बी हार्डली एनी चेंज, भैया चेंज होता है, हार्ड नहीं है, बहुत आराम से चेंज हो जाएंगे। वो आपका जो हेलेज लूप जो आपका क्या करना चाहिए था, कंसंट्रेट करना चाहिए था यूरिन को, वो यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। जब कर नहीं पाएगा तो फिर तो भैया क्या होगा, वो डाइल्यूट ही रहेगा। यूरिन विल बी मोर कंसंट्रेटेड, जो यूरिन है वो आपका मोर कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भैया, कंसंट्रेट तो यही करता था, तो ये तो कर ही नहीं पाएगा, तो डाइल्यूट रहेगा ना। तीनों गलत, जो चौथा ही आंसर होना चाहिए, पर फिर भी देख लेते हैं। यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट, बिल्कुल सही बात है, यही हम बात कर रहे थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा इसका डी। सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना, ठीक। साथ के साथ एक्सप्लेनेशन समझे, थोड़ा से चीजों को रिलेट करने की कोशिश करें। एक बार एनसीईआरटी से रीड मार लें चैप्टर को, रीड मारने के बाद आप क्वेश्चन करें तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि मैं किस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में सारे के सारे टॉपिक कवर नहीं हो रहे होंगे, समझ में आई बात, लेकिन मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, जिन क्वेश्चन को मैंने इसमें डाला है आप जरूर उन पे फोकस करना, उनमें उस कंसेप्ट में से जरूर पेपर में फंसेगा 101% पक्का। तो बस थोड़ा सा देख के करें इसको, मैं आपको दिखा दूंगा पेपर के बाद। अब इसने बोला है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड करता है, बेटा मैंने आपको पहले बता दिया कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन किस पे डिपेंड करता है, आपके हेनलेज लूप पे, बॉमेंस कैप्सूल पे नहीं करता, पीसीटी पे नहीं करता, मतलब करेगा, लेकिन जब हेनलेज लूप की बात आए तो सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, हेनलेज लूप का। इसका आंसर क्या होगा, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे इसका आंसर है आपका बी। क्लियर है, सबको समझ में आया बच्चे, बहुत बढ़िया। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अरेंज करना है इवेंट को, देखो एक वर्ड होता है आपका रास, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ये वर्ड दे रखा है रास, एक वर्ड होता है रास। रास क्या होता है आपका, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब इसमें होता क्या है बेसिकली बेटा, ये होता क्या है आपका जो यू देखो, अल्टीमेटली हमें ग्लोमेरुलस से जो भी फ्लूइड है उसको बॉमेंस कैप्सूल के अंदर डालना है, ग्लोमेरुलस से फ्लूइड को बॉमेंस कैप्सूल के अंदर डालना है। जब हम इसको इसके अंदर डालेंगे तो डालने के लिए हमें यहाँ पे प्रेशर रेज करना पड़ेगा, और उस प्रेशर के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। मस्कुलर रीजन होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसका जो डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा, रास सिस्टम है, ये सब इसलिए होते हैं ताकि ग्लोमेरुलस को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करा जाए और उसके अंदर से प्रेशर बिल्डअप करके उससे क्या हुआ, उस यूरिन को इधर लाया जाए। अब इस चीज के लिए हमें थोड़ा सा बेटा ये समझना है ये होता कैसे, इसकी हमें सीक्वेंसिंग समझनी है। तो पहले मैं ही देख लेता हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं। देखो बेटा अब पूरी कहानी समझ लो हो क्या रहा है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले हमारा ग्लोमेरुलस का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता है। अब ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए तभी तो इधर से इधर आएगा, चीजों को रिलेट करना। तो जब ये कम होने लग जाएगा तो एकदम मैसेज आएगा कि भैया ये तो कम हो रहा है,
तो कम इसके अंदर फ्लूइड जाएगा, कम फ्लूइड जाएगा तो कम यूरिन फॉर्मेशन होगी और कम हमारा वेस्ट बाहर निकल पाएगा। अब हमें तो बाहर निकालना है, जब हमें उसे बाहर निकालना है तो अब बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर निकालने के लिए ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को अगर हम देखें तो क्या होगा, जब यहां से चीजें इसके अंदर आ रही है तो हमें इसमें प्रेशर रेज करना है। यानी शुरुआत यहां से हुई आपकी कि इसके अंदर प्रेशर जो हुआ वो डिक्रीज हुआ, यानी पहला तो हो गया आपका यहां पर सी। जब ये डिक्रीज होता है तो अब क्या होता है, जब डिक्रीज होता है तो हमारे अंदर जो होता है वो कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती हैं, वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती हैं यहां पर पाई जाती हैं ग्लोमेरुलस के पास में आपकी, ये एकदम एक्टिवेट हो जाएंगी। समझ में आई बात है? जैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगी तो एक्टिवेट होके ये जेजी सेल किसको रिलीज करेंगे, आपके रेनिन को। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस है, बीपी लो हुआ इसके अंदर, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट हुई, उसने रेनिन को एक्टिवेट कर दिया। यानी इसके बाद हमारा यहाँ पे है ऑप्शन, ये रहा, तो ये ऑप्शन आ गया अब हमारा सी के बाद ए। अब क्या होता है, जब ये ऐसा हो जाए, रेनिन एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे अंदर पाया जाता है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन ये बेटा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ये एकदम हो जाता है एक्टिव। जब ये एक्टिव होता है तो पहले ये आधा एक्टिव होता है, फिर ये पूरा एक्टिव होता है। हम जब सो रहे होते हैं गहरी नींद में, हमें कोई एकदम उठा तो पहले एकदम हमारी आंख खुलती है, हम कहते हैं हाँ जी हाँ बोलो भाई क्या हुआ, फिर हम पूरी तरह होश में आते हैं हाँ भाई। तो वैसे होता है, एंजियोटेंसिनोजन एक्टिवेट होता है तो ऐसे याद रखो, पहले बना देता है ये एंजियोटेंसिन 1 और फिर बना देता है ये आपका एंजियोटेंसिन 2। सही है ना? तो ये एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2, यानी हमारे ये हुआ, फिर ये जेजी एक्टिवेट हुआ, कहां पर कहीं दे रखा है एंजियोटेंसिन, ये रहा, ये आपका फिर आ जाएगा ई, ए सी ए, फिर आ गया ये आपका ई। उसके बाद क्या होता है, एंजियोटेंसिन के बाद ये एक्टिवेट हो जाता है 2, और 2 किसको रिलीज करता है, एल्डोस्टेरोन को। बिल्कुल सही बात है, ये आ गया आपका ऑप्शन बी। और सबसे लास्ट में क्या हो जाता है, ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम का एब्जॉर्प्शन कर देगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। सीक्वेंस क्या होगी, सी ए ई बी डी। समझ में आया बेटा? जब कभी भी हमारे यूरिन का फिल्ट्रेशन कम होता है, यूरिन फॉर्मेशन कम होता है, तो सबसे पहले प्रेशर चेक करते हैं। प्रेशर सही है तो कोई बात नहीं, कम हो गया तो जेजी सेल जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट होती हैं, वो रेनिन को रिलीज करती हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन, हमारा एंजियोटेंसिनोजन होता है, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है, उसे एक्टिव करता है। तो पहले एंजियोटेंसिन 1 बनता है, फिर एंजियोटेंसिन 2 बनता है, और 2 वाला एंडोस्टेरोन को रिलीज करता है। जब एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है तो सोडियम को एब्जॉर्प्शन करेगा, और एडीएच को रिलीज करेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। इस पूरे सिस्टम को, जिसके अंदर रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन इन्वॉल्व होते हैं, और यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए, यूरिन बनाने के लिए जो प्रोसेस को इनहेंस करवाते हैं, उसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये पूरा का पूरा ये सिस्टम है। तो अब सीक्वेंस देख लो, सी ए ई बी डी कहां है, पहले ही है बेटा, सी ए ई बी डी, तो ये आपका इसका आंसर। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, डाइयूरेसिस इज प्रिवेंटेड बाय। देखो बेटा, एक वर्ड आता है डाइयूरेसिस। डाइयूरेसिस का मतलब क्या होता है, डाइयूरेसिस का मतलब होता है मोर यूरिनेशन। सही है ना? डाइयूरेसिस का मतलब होता है मोर यूरिनेशन, यानी कि यूरिन जो है वो ज्यादा बन रहा है। सही है ना? तो ये आपका मोर यूरिनेशन। अब इसने बोला है ज्यादा यूरिनेशन को हमें रोकना है, तो रोके कैसे, रेनिन फ्रॉम जेजीए सेल स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर। ऐसा नहीं है बेटा, ये स्विच ऑफ क्यों करेगा, ये नहीं करता। एएनएफ, एएनएफ क्या होता है बेटा, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। ये आपका हार्ट ऑफ एट्रियम से जो है आपका निकलता है, और जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रेज हो जाता है तो हमारे वेसल्स के अंदर, तो ये उस प्रेशर को कम करता है, ये रीनल प्रेशर्स को कम करता है, ताकि कहीं रीनल वेसल रप्चर ना कर जाए। ठीक है ना? तो इसका भी इससे कुछ लेना देना नहीं है। एल्डोस्टेरोन जो होता है आपका, वो एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल मेडुला, ये किससे बचाया जाता है, एल्डोस्टेरोन से नहीं बेटा। एल्डोस्टेरोन जो लेना देना है, उसका लेना देना तो हमारे सोडियम से लेना देना था। और वैसोप्रेसिन एडीएच, ये बात बताया था मैंने आपको, एडीएच, एडीएच, एडीएच क्या होता है, वैसोप्रेसिन। ये हमारे न्यूरोहाइपोफाइसिस जो कि उसका पोर्शन होता है आपका पिट्यूटरी का है, और ये बेटा उसी के द्वारा ये आपका होता है। तो एडीएच क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। डायूरेसिस, जो ज्यादा यूरिन जा रहे थे वो अब कम जाएंगे, जब कम जाएंगे तो ये इसको प्रिवेंट करेगा। तो आपका ऑप्शन क्या है बेटा, आपका ऑप्शन डी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन बच्चे? बहुत बढ़िया। वो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस।
यानी कि ज्यादा जो यूरिन है वो ज्यादा यूरिन जो है वो नहीं जाना चाहिए। वो किससे होगा आपका? मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। बेटा अगर एडीएच कम हो जाएगा तो ये कह रहा है वाटर जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होगा। नहीं बेटा, ये ही तो एब्जॉर्ब करता है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन तो कम हो जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। ये बात सही है, एल्डोस्टेरोन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो यूरिन की मात्रा कम हो जाएगी। ये बात बिल्कुल अभी तक तो ठीक लग रही है। ANF कॉज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। बेटा ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो उससे प्रेशर जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये डायलिसिस को प्रिवेंट नहीं करेगा। समझ में ये बात? भाई ये तो बस प्रेशर के लिए होता है, तो ये आंसर ठीक नहीं है। डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जेजी, ये भी बात कुछ हद तक ठीक है आपकी कि ये है, ये रेनिन की वजह से क्या होगा? प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, उस कम प्रेशर से यूरिन फॉर्मेशन कम होगा। पर क्या ये रेनिन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है? नहीं। अब दो ऑप्शन अगर मैं सही मानूं तो इनमें ज्यादा ऑप्शन तो ठीक ही है ना, डायरेक्टली वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये वाटर को प्रेशर को करवाने के लिए रेस्पॉन्स, ये यूरिन को भेजेगा, बनाएगा, नेफ्रॉन के अंदर और फ्लूइड डालेगा। तो ये तो उल्टा हो गया ना, ये सही कैसे? ये तो गलत हो गया ना। ये यूरिन को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है ना। अब जब कम हो जाएगा तो कम बनेगा, लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो रहा ना। वाटर एब्जॉर्प्शन कौन करा रहा है? आपका ये बी। इसके लिए आंसर ये वाला बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। इसने बोला है सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कौन कराते हैं, तो अभी हम पढ़ते हुए आ ही रहे हैं। एल्डोस्टेरोन सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन को करवाते हैं, ये आंसर ठीक है। लेकिन एक और देख लेते हैं, एडीएच का सोडियम से कुछ लेना देना नहीं है। डिक्रीज इन एल्डोस्टेरोन नहीं, इंक्रीज होगा तो होगा। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन का कुछ लेना देना नहीं है। यानी आपका जो आंसर है बेटा वो आंसर क्या है आपका? ए। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी GFR क्या करवा देंगे? ये GFR जो है वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल टू रिलीज रेनिन। बेटा देखो मैंने अभी अभी बात बताया था, जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सेल जो आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल होती है वो आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। एक्टिवेट होते ही ये रेनिन को एक्टिवेट कर देंगी। ये एंजियोटेंसिनोजेन जो एंजाइम है उसे एक्टिवेट करेंगी, उससे 1 बनेगा, 1 से 2 बनेगा और इससे यूरिन फॉर्मेशन के लिए प्रोसेस चालू हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये बात मैंने आपको बताई। तो ये बात क्या है? ये इसको रिलीज करके और रेनिन बनाएगा, बात ठीक है, रेनिन बनेगा। कॉर्टेक्स जो है वो एल्डोस्टेरोन निकालेगा। अगर भैया GFR कम हो गया एल्डोस्टेरोन को तो लास्ट में काम आता है ना, तो इसका कुछ लेना देना नहीं है। एड्रिनल मेडुला जो है वो एड्रिनलिन निकालेगा बेटा, इससे कोई रोल नहीं है इसके साथ। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वैसोप्रेसिन, भैया इसका काम प्रेशर में है, ये तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। सही है ना। उसने बोला है कि अगर रेट कम हो जाएगा तो कौन एक्टिवेट हो जाएगा, तो इनका कोई रोल नहीं है। रोल किसका? एक्टिवेट हो रहा, कम हो रहा है तो काम बढ़ाओ ना, बढ़ाएगा कौन? रेनिन। तो इसलिए आंसर कौन होगा आपका? ये ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू किडनी के फंक्शन के बारे में कौन सा ठीक है? इफ समवन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, ज्यादा पानी पिए, एडीएच का जो रिलीज है वो आपका सप्रेस हो जाता है। भाई वो ज्यादा पानी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है? जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब ज्यादा पानी पिएंगे तो ये जो एब्जॉर्प्शन वाला है एडीएच ये आपका सप्रेस हो जाएगा, बात बिल्कुल ठीक है। एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट एडीएच, बेटा ये स्टेटमेंट है, दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा पानी पीने से एडीएच कम हो जाता है। ठंड में जाने पर, ठंडे उसमें रहने पर एडीएच रिलीज होता है। नहीं बेटा, एडीएच इसमें रिलीज नहीं होता, एडीएच आपका स्टिमुलेट नहीं होता, डिप्रेस होता है, कम होता है। यानी ठंड में एडीएच कम होता है। ठंड में एडीएच कम होगा तभी तो यूरिन ज्यादा जाते हो यार आप ठंड में। एडीएच तो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा था, पेशाब को कम लाएगा। अब जब ये कम हो जाएगा तो ये पेशाब ज्यादा आएगा, यानी ये स्टेटमेंट आपकी गलत। एन इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, भैया इसका इससे लेना देना नहीं होता, एंजियोटेंसिनोजन की वजह से होता है। और समर में व्हेन बॉडी लूज लॉट ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन द रिलीज ऑफ एडीएच सप्रेस्ड। एडीएच अगर कम हो जाएगा तो बेटा यूरिन ज्यादा जाएगा, पसीने में भी पेशाब पानी ज्यादा जा रहा है, पेशाब में भी ज्यादा जाएगा, तो वाटर का लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसलिए उस टाइम पर ये सप्रेस नहीं होता, ये आपका ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है ताकि कम यूरिन जाए, तभी पेशाब
कम आता है जब पसीना ज्यादा आता है, और ठंड में पसीना कम आता है तो पेशाब ज्यादा आता है, उल्टा होता है। ठीक है बेटा, तो आपकी स्टेटमेंट कौन सी सही हो जाएगी? आपकी स्टेटमेंट ए बिल्कुल ठीक है। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। ह्यूमन जो यूरिन है इज यूजुअली एसिडिक। जो ह्यूमन यूरिन है वो आपका यूजुअली एसिडिक होता है। क्यों? पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट एसिडिटी। नहीं बेटा, इसका इससे कुछ एसिडिटी से लेना देना थोड़ी ना है, सही ना? होता है, पर मेनली एसिडिटी तो हमारे हाइड्रोजन की वजह से होती है ना। हाइड्रोजन आयंस, बेटा हाइड्रोजन आयन का रोल होता है आपका कि हाइड्रोजन आयंस जहां पर जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतना ज्यादा आपकी एसिडिटी होती है। तो ये बात मुझे समझ में आती है। फिर भी और ऑप्शन देख लेते हैं। सोडियम ट्रांसपोर्टर एक्सचेंजेस वन हाइड्रोजन आयन फॉर ईच सोडियम आयंस। सोडियम ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो हाइड्रोजन आयन फॉर ईच सोडियम। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। पेरीट्यूबुलर रोल का एसिडिटी से रोल नहीं होता, और उसके अंदर जो सोडियम ट्रांसपोर्टेशन है वो तो वाटर के रिगार्डिंग होती है, ये मैंने आपको पहले बताया था। ज्यादा आयंस को ट्रांसफर कर दोगे, सोडियम क्लोराइड जहां ज्यादा होगा वाटर भी उधर ही उतना होगा। अगर आपका कहीं पर भी सोडियम, आप देखो ना कटोरी में नमक रख दो, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। सोडियम और क्लोराइड मिलकर या सोडियम क्लोराइड कहीं पर ही प्रेजेंट होगा वो वाटर को अपनी तरफ खींच लेता है बेटा। तो इसका जो रोल होता है बेटा वो वाटर को लेके है, एसिडिटी को नहीं। और प्लाज्मा प्रोटीन एसिडिटी बढ़ाती है बेटा, ये फिर से नहीं है। आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? आपका क्लियरली आपका हाइड्रोजन वाला बी सही है। एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है? सुन ले बेटा, एक्सप्लेनेशन को दिमाग में रख लें, बेहद इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा समझें। Which of the following does not favor the formation of large quantity of the dilute urine? डाइल्यूट कैफीन करवाएगा, अल्कोहल कराएगा, NaH करवाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। ये सब करवाते तभी तो इनको बोलते हैं, इनको भाई डाइल्यूशन, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस को रोक देते हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है। जो डाइल्यूट करवाएगा बेटा वो कौन है? आपका रेनिन। तो ये आपका आंसर ठीक है। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए कि ये तीन जो होते हैं ये तो फेवर करते हैं, ये फेवर करते हैं, जो नहीं करता है वो है आपका रेनिन। तो अब इसने बोला कौन नहीं करता है, इसलिए आपका आंसर ये ए हो जाएगा। क्या समझा रहा हूं? समझ में आया? इसने बोला कौन सा फेवर नहीं करते, तो ये तीन तो करते हैं फेवर, वो नहीं करता है, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अगला आता है हमारा क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वॉल आर टोटली रिमूव्ड। इसने ये बोला है कि अगर स्ट्रेच रिसेप्टर जो यूरिनरी ब्लैडर है, जब यूरिन उसके अंदर भरता है तो वो ब्लैडर इस तरीके से एक्सटेंड करता है, खींचता है। तो इसने बोला कि वो जो खींचने वाले रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो हट जाए तो क्या होगा? तो बेटा क्या होगा? मिक्चुरेशन कंटिन्यू रहेगा, ये बात तो सही है, यानी यूरिन निकलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूरिन विल कंटिन्यू टू कलेक्ट नॉर्मली इन द ब्लैडर। नहीं बेटा, इसका कलेक्शन से लेना देना नहीं होता है, सही ना? कलेक्शन के लिए तो ऊपर से पानी आएगा, सिंपल सा होता रहेगा। देयर विल बी अ नो मिक्चुरेशन, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेच रिसेप्टर नहीं है, उसका मिक्चुरेशन से लेना देना नहीं है बेटा, मिक्चुरेशन तो होगा। मिक्चुरेशन समझते हो ना क्या होता है? यूरिन वाटर आपका यूरिन का पास आउट होना, तो यूरिन का पास आउट अगर हो रहा है तो वो आपका मिक्चुरेशन कहता है। और यूरिन विल नॉट कलेक्ट इन द ब्लैडर, ब्लैडर में कलेक्ट होगा क्योंकि पीछे से तो आ ही रहा है आपका। तो इसमें होगा क्या बेटा? इसमें मिक्चुरेशन विल कंटिन्यू, आता रहेगा। स्ट्रेच रिसेप्टर प्रॉब्लम कर रहे हैं, पानी आएगा अंदर रहेगा निकल जाएगा, आएगा अंदर रहेगा निकल जाएगा, मिक्चुरेशन कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना? तो आपका आंसर क्या रह जाएगा बेटा? आपका आंसर ए। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ए पर्सन हु इज ऑन लॉन्ग हंगर स्ट्राइक, भाई उसने वो भूख हड़ताल में बैठा है, एंड इज सर्वाइविंग ओनली ऑन वाटर, से भूख हड़ताल पे है, प्यास हड़ताल पे नहीं है, पानी पी रहा है वो। तो बेटा क्या होगा? सिर्फ पानी पीता चला जा रहा है बेटा, जब पानी पीता जा रहा है पीता जा रहा है पीता जा रहा है तो अंदर डाइल्यूशन होगा, और उस डाइल्यूशन से क्या होगा? आपका जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिया निकल रहा है, बाकी चीजें हैं वो सब कम निकलेंगी, ठीक है ना? क्योंकि हमारा वो तो इससे लेस अमीनो एसिड, बेटा खाना तो खा ही नहीं रहा, प्रोटीन होंगे नहीं तो अमीनो एसिड कहां से बनेंगे? मोर ग्लूकोज इन हिज ब्लड, भैया जब खाना ही नहीं खा रहा तो ब्लड में जाएगा कहां से ग्लूकोज, सही है ना? तीसरा आपका जो हो गया वो हो गया आपका लेस यूरिया इन हिज यूरिन, ये बात तो समझ में आती है कि उसके यूरिन के अंदर यूरिया कम होगा क्योंकि भाई डाइल्यूशन रहेगा, और ये एक्सक्रीशन के दौरान आपके यूरिन से निकलता भी है। ज्यादा पानी पीते रहेंगे तो पेशाब जाते रहेंगे, डाइल्यूशन रहेगा, यहां तक समझ में आ रहा है।
मोर सोडियम, सोडियम बेटा नहीं होगा। कुल मिला के आपके ये 3 तो आंसर हो गए गलत, तो आपका आंसर सही क्या है बेटा? सी, बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा क्वेश्चन से वैरायटी और दिमाग को चलाने की कोशिश होती है। वैरायटीज करो, क्वेश्चन में दिमाग चलाओ, अपने आप चीजें कवर अप होंगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा किसी भी तरीके से। सही है ना? चीजों को करो, समझो कि हो क्या रहा है। आगे बात करते हैं। ए पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग। अब वो फास्टिंग कर रहा है। हिज यूरिन विल फाउंड टू कंटेन एबनॉर्मल क्वांटिटी। बेटा ध्यान से समझ लो कि यार जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, ये तो बॉडी के अंदर जा ही नहीं रहा। जब ये बॉडी के अंदर नहीं जाता तो एसिडोसिस कंडीशन डेवलप हो जाती है और उससे कीटोन बॉडीज जो है वो आपकी जानी शुरू हो जाती हैं। तो बेटा ध्यान रखना, जब खाना नहीं खा रहे तो प्रोटीन, ग्लूकोज, फैट ये तो जा ही नहीं रहा बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर उसके यूरिन में क्या पानी शुरू हो जाएंगे बेटा? कीटोन्स। तो ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है ना? सही है। अगला क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन। अब वो यूरिन नहीं बना पा रहा है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा? एन्यूरिया। एन्यूरिया, ठीक है ना? यूरिया जाए तो यूरीमिया, यूरिन नहीं जा रहा है तो आपका एन्यूरिया, ज्यादा जा रहा है तो पॉलीयूरिया, अगर ज्यादा जा रहा है, पेन के साथ जा रहा है तो डिसयूरिया, ये आपके पेन के साथ है। तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। कोई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? चलिए आगे बात करें। इसने बोला है अगर आपके यूरिन में आरबीसी जाए तो, बेटा यूरिन में आरबीसी जाएगा तो उसको बोलते हैं हीमेचूरिया। ग्लूकोज जाए, ग्लूकोज, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ग्लाइकोसूरिया। प्रोटीन जाए, प्रोटीन, तो प्रोटीन यूरिया। कीटोन बॉडीज जाए तो कीटोन यूरिया। स्पर्म जाए, स्पर्म, तो स्पर्मेचूरिया। ठीक है ना? तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं। आपने बोला आरबीसी तो हीमेचूरिया हो जाएगा बेटा, है ना? चीजें क्लियर है? तो ये बेटा कुछ क्वेश्चंस थे जिनके रिगार्डिंग आपको चीजें मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थ्योरी से। इन क्वेश्चनों पे फोकस करना, बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ इन क्वेश्चन पे फोकस करो और इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कंसेप्ट। क्वेश्चन यही रिपीट होगा ऐसा नहीं है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कंसेप्ट रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है 100% वो रिपीट होंगे और वो पेपर में आएंगे। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप बस चीजों को देखते रहो, आप चीजों को मेंटेन करो, समझते रहो। इनके साथ आप देखना नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो और ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। और आप 21 जून के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। जो कंसेप्ट बोल रहा हूं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, उन कंसेप्ट पे पेपर में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा बेटा। स्टे ट्यून्ड, सायोनारा।